चलो बच्चा लोग, फिर से स्वागत है लाइव क्लास में, बायोलॉजी की लाइव क्लास में। तो आज हम लोग देख रहे हैं काउज ऑफ डिजीज। क्या क्या कारण होता है बीमार होने का, है ना। किन कारणों से हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उन कारणों को हम लोग कुछ ग्रुप में डाल देते हैं, उसका ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्रुपिंग करेंगे हम लोग उसके लेवल के आधार पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करके, और एक लेवल करेंगे फैक्टर के आधार पे। ठीक है, फैक्टर के आधार पर उसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग। तो फैक्टर के आधार पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो फैक्टर हो सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर किसको बोलेंगे, तो इंट्रिंसिक मतलब अंदर का, इंटरनल। इंटरनल फैक्टर की वजह से अगर कोई बीमार पड़ रहा है, और एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, बॉडी के बाहर का कोई चीज। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को डायबिटीज हो गया है, अगर डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज होने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था? डायबिटीज होने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था, उसका खुद का ही बॉडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, उसका सेल मरने लगा, सेल नॉन फंक्शनल हो गया। इस प्रकार से ये इंटरनल फैक्टर हुआ, कोई अंदरूनी कारण जिसकी वजह से ऐसा हो गया, है ना। किसी को अगर मान के चलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज, माल न्यूट्रिशन, है ना। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज किस वजह से, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? कम खाया है मतलब बाहर, एक्सट्रिंसिक न्यूट्रिशन बाहर से ले रहे हैं ना, न्यूट्रिशन बाहर से लिया जा रहा है, बाहर से लिए जाने वाला न्यूट्रिशन वो कम अमाउंट में लिया। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट अपने अंदर में थोड़े बना रहा था कि अरे यार क्या करें, विटामिन ए कम में बना, विटामिन बी कम में बना, ऐसा थोड़ी करता है वो। यार वो बाहर से कम लिया है तब ना वो बीमार पड़ा है। तो ये माल न्यूट्रिशन या लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो है ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आ जाएगा। कैंसर, कैंसर एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? चलिए अब इसको समझते हैं, इसमें कंफ्यूजन है लिटिल बिट। कभी कभार कोई सेल खुद ब खुद कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, कोई बाहर का कोई फैक्टर काम नहीं किया, अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे तो हो जाएगा इंट्रिंसिक। और अगर किसी को गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, कोई कार्सिनोजेनिक सबस्टांस इस चक्कर में पड़ करके उसको हो गया है, तब वहां पे एक्सट्रिंसिक। तो ये दोनों में आ जाएगा ना बच्चा लोग। हम पहले भी बोले थे कि कुछ बीमारियां ऐसे होती है, ऐसी होती हैं जो एक से अधिक कैटेगरी में भी सेट हो सकता है। तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे पहले कि अच्छा ये होने का और क्या क्या कारण हो सकता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि तुरंत रिप्लाई नहीं करने का, टेक योर टाइम, थिंक ट्वाइस देन रिप्लाई। समझे बात? तो नेचुरली कभी कभार वो हो जाता है कि अपना रिकॉग्निशन कैपेसिटी खो देता है, जैसे नेचुरली किसी का याददाश्त खत्म हो जाता है अपने अपने। ठीक है, और कभी कभार तेजस्वी खत्म करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो कुछ सबस्टांस है जो कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, जो कैंसर काउज कर सकता है। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, इफ यू रिमेंबर, अगर देखे होंगे तो उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक कैरेक्टर था जो आता है इलाज करवाने के लिए, है ना, नाम हमको उस लड़का का नाम भुला गया, जिसको कैंसर हो जाता है। तो एक लाइन बोलता है कि हम ना दारू पिए, ना सिगरेट पिए, ना ये किए ना वो किए, कुछ हम किए ही नहीं, फिर हमको ये कैंसर क्यों हो गया? हमको मेरे सर पे भी इतना जिम्मेदारी है, बहन का शादी करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ डायलॉग सालोग बढ़ता है। तो वहां पे एक लाइन वो बोला था ना कि हम तो कोई बुरा काम नहीं किए, सिगरेट दारू कुछ नहीं पिए, कुछ भी नहीं किए, फिर हमको कैंसर काहे हो गया? तो कैंसर इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो तत्काल उदाहरण मौजूद रहता है हमारे पास बच्चा, तो फिल्म देखा करो थोड़ा बहुत। इस प्रकार से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर समझ में आया। नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, है ना, झुकेगा नहीं। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज का, तो इन्फेक्शियस डिजीज इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक?
एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, बिल्कुल सही, क्योंकि की वजह से हो रहा है, पैथोजन बाहर से आएगा, कोई पैथोजन अपने बॉडी के अंदर पैदा नहीं करेगा। डन। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड लेवल ऑफ कॉज में। ठीक है, प्राइमरी कॉज किसको बोलेंगे? वो फैक्टर या वो काउज जिसकी वजह से बीमारी हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट काउज का बात कर सकते हैं हम लोग, एग्जैक्टली इसी वजह से हुआ था, उस काउज को हम लोग प्राइमरी काउज बोलेंगे। जैसे पैथोजन की वजह से अगर हुआ है तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, प्लेटिहेल्मिन्थस की वजह से हुआ है, वर्म्स की वजह से हुआ है, प्रोटोजोन की वजह से हुआ है, एग्जैक्टली हम लोग कह सकते हैं। उसमें भी कौन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, अगर उसका चेकअप वेकअप करवाया जाए, डायग्नोसिस किया जाए, तो हम लोग बता सकते हैं ना कि बैक्टीरिया में भी इस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, वायरस में भी इस वायरस की वजह से हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी काउज। कोई भी पैथोजन प्राइमरी काउज कहलाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो जाएगा प्राइमरी काउज। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, कब में न्यूट्रिशन लिया है वो। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन भी प्राइमरी काउज हो सकता है, समझ में। सेकेंड लेवल ऑफ काउज या सेकेंडरी काउज किसको बोलेंगे? तो जिस कारण की वजह से प्राइमरी काउज आया था, जिसकी वजह से प्राइमरी काउज आया, उसको हम लोग सेकेंडरी काउज बोलेंगे। जैसे पैथोजन आया, कैरियर और वेक्टर्स ये भी मौजूद हो सकते हैं ना। ठीक है, गंदे सराउंडिंग्स में रहने की वजह से कैरियर और वेक्टर भी वहां पे मौजूद हो सकते हैं। तो कैरियर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न। ठीक है, तो ये जो भी मीडियम है ना, दैट मीडियम में बी द सेकेंडरी काउज। ठीक है, टर्सरी काउज किसको बोलेंगे? थर्ड लेवल ऑफ काउज किसको बोलेंगे? तो हम ये सोचना है कि भाई कोई इंसान, हर इंसान अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा हवा, अच्छा सराउंडिंग चाहता है। फिर आखिर क्या कारण था कि वो गंदा पानी, गंदा खाना, गंदा हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये कारण है पॉवर्टी, गरीबी, इकोनॉमिक कंडीशन, पैसा। ठीक है, समझे। तो पॉवर्टी की वजह से उसको अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा पानी नहीं मिला, अच्छा हवा नहीं मिला, इसकी वजह से पैथोजन अटैक किया और वो बीमार पड़ गया। ये हो गया टर्सरी, सेकेंडरी और ये हो गया प्राइमरी काउज। ठीक है, डन। पैसे की किल्लत की वजह से वो बैलेंस डाइट नहीं ले सका, बैलेंस डाइट नहीं ले सका तो हो गया वो माल न्यूट्रिशन का शिकार। समझे, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और ये हो गया टर्सरी काउज। समझे यहां तक? सराउंडिंग, सराउंडिंग भी टर्सरी काउज में ही हो सकता है, सराउंडिंग भी टर्सरी काउज में ही आ जाएगा हमारा, क्योंकि कभी कभार तो अपने हिसाब से हम लोग सब कुछ ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अपना खाना भी ठीक ले रहे हैं, पानी भी ठीक ले रहे हैं, सब कुछ ठीक ले रहे हैं, लेकिन जहां पे हम रह रहे हैं वो गड़बड़ सड़बड़ है। ठीक है, सेकेंडरी काउज बोल रहे थे कि जिसकी वजह से प्राइमरी काउज आया, यानी कि मीडियम का बात हम लोग करते हैं। ठीक है, किस मीडियम से होकर के या किस कारण से ये प्राइमरी काउज आया था? ये आया था गंदे फूड या फिर अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से। ठीक है, तो गंदा फूड या अनबैलेंस्ड डाइट किसकी वजह से आया? तो पॉवर्टी की वजह से आया। ये हो गया टर्सरी, सेकेंडरी और ये दोनों हो गए प्राइमरी काउज। क्लियर है यहां तक? चलिए, हाँ, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं समझ आया सराउंडिंग? कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं हम, क्यों समझ में नहीं आएगा भाई। सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? जहां हम लोग रह रहे हैं यही ना हमारा सराउंडिंग है। तो अपने हिसाब से हम लोग अपने लेवल का हाइजीन का बात कर सकते हैं, अपने साफ सफाई, अपने खान पान, अपनी स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग
जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उसको हम थोड़ी ना साफ करते चलेंगे। जहां तुम्हारा घर है तो अपने घर को तुम साफ रखोगे, अपने कमरे को साफ रखोगे, अपने खाना को साफ रखोगे, लेकिन उस सराउंडिंग्स को तुम क्लीन नहीं करोगे। ठीक है, तो सराउंडिंग गड़बड़ रहा, जिसकी वजह से भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो हो जाता है उसका टर्सरी काउज। ठीक है, या फिर पुअर पब्लिक हेल्थ, ये भी हो सकता है। यहां तक क्लियर? जब इतना क्लियर है तो अगला सवाल दागने का। तुम लोग सवाल दाग देते हो, ऊपर भाग जाता है, कुछ बच्चे रिप्लाई भी करते रह जाते हैं उसी में। हाँ, सराउंडिंग गड़बड़ तो एयर गड़बड़, वाटर गड़बड़, सब तो हमारा सराउंडिंग है ना जी। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? जेनेटिक इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो रहा है बालक, इंट्रिंसिक फैक्टर है वो, और वो प्राइमरी काउज भी है। समझे यहां तक? चलिए इसके आगे समझते हैं हम लोग। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं हाँ बिल्कुल, जल्दी से धर्मराज, अगला सवाल जल्दी से दागा जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नॉन कॉन्टाजियस होगा सराउंडिंग में, नॉन कॉन्टाजियस सराउंडिंग में नहीं हो। देखिए, सराउंडिंग में कोई इंसान भी तो हो सकता है ना बालक। जैसे हमारे सराउंडिंग्स में सिर्फ एयर, ए बायोटिक फैक्टर थोड़ी होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में बायोटिक फैक्टर भी तो आते हैं। तो हम जिस इंसान से घिरे हुए हैं, जैसे ट्रेन में हम लोग सफर कर रहे हैं, बस में हम लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके साथ हम खड़ा हैं ट्रेन में चाहे बस में, ढुकुर 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 उसमें सट रहे हैं बार बार हम लोग, होगा ना कॉन्टैक्ट। एलर्जी ये टोटली इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है। अच्छा, इसमें दोनों हो जाएगा, एलर्जी दोनों हो जाएगा। कारण इसमें हमारा डब्ल्यूबीसी या इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो एक्टिव होता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर के, अपने आप वो एक्टिव नहीं होता, किसी एक्सटर्नल फैक्टर को लेकर के वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ए को लेकर के, लहसुन को लेकर, अंडा को लेकर के, कुछ को लेकर के भी, डस्ट को लेकर के, पॉलन ग्रेन को लेकर के, है ना। और कोई डाउट्स? नॉन कॉन्टेजियस में भी मीडियम चाहिए और सराउंडिंग में भी। देखिए, नॉन कंटेजियस में मीडियम क्यों चाहिए? तुम फिर से कंफ्यूज आ गया प्रे, तुम सराउंडिंग और मीडियम को एक कर दिया, इसी वजह से कंफ्यूज आ गया। मीडियम उसको बोलते हैं जिसके थ्रू कोई चीज सफर करके आ रहा है। अब सराउंडिंग हर चीज है हमारे चारों तरफ का, हमारे चारों तरफ तुम आसपास कैसे नजर घुमा के देख लो, जो तुमको दिख गया सब तुम्हारा सराउंडिंग है। अगर वहां पे कोई मच्छर घूम रहा है तो भी सराउंडिंग में है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे सिस्टर या ब्रदर वहां पे बैठे हुए हैं तो भी सराउंडिंग्स में है, जिस टेबल पे बैठे हो वो भी सराउंडिंग है, जो तुम सांस खींचा भी अपने अंदर वो भी सराउंडिंग में है। तो सराउंडिंग सब कुछ है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं हम लोग। इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम लोग ये समझते हैं, तुलना करते हैं पहले, एक कंपेयर। जैसे आप इतने सारे बच्चे हैं, एक क्लासरूम बैठ के पढ़ते हैं, है ना, या फिर अपने घर में आप रहते हैं तो घर में 4 5 6 8 10 सदस्य रहते हैं, गली मोहल्ले में सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोई इंसान होता है, आप ही क्लास का कोई बच्चा है, आप ही घर का कोई सदस्य है, या फिर के मोहल्ला का कोई चचा है, जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं इसको जल्दी बीमार होते आप देखे नहीं होंगे, ठीक है। कारण अब ये पूछा जा रहा है कि क्यों कोई जल्दी बीमार नहीं पड़ता, और क्या कारण है कि कोई बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। अब उस फैक्टर को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, आप लोग पॉइंट तक पहुंच गए। वो है हमारा इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, और जिसका इम्यूनिटी कमजोर है वो बार बार बीमार पड़ते रहता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे किसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है? 7 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, बिलो 8 ईयर्स, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर होती है।
ठीक है, और 60+ उनकी इम्यूनिटी भी बेहद कमजोर हो जाती है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है इसी वजह से। जैसे अभी जो मौसम बदल रहा है, इस बदलते हुए मौसम में मौसम बदल रहा है ना, 3 दिन पहले जैसा मौसम था आज वैसा नहीं है। ठीक है, इधर 3-4 दिनों में बेहद ठंड बढ़ गई है। और इस बढ़े हुए ठंड के मौसम में आप देखो कि बहुत सारे बच्चे, अड़ोस पड़ोस के घर के बच्चे बच्चे होते हैं, अपने घर के जो बच्चे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम सर्दी खांसी बुखार इतना तो आ ही जाता है। ठीक है, हल्का फुल्का बीमार वो पड़ जाता है। लेकिन वही देखो कि 8-10 से ऊपर का जो बच्चा है और 60 से नीचे का जो इंसान है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। 60+ वालों को भी थोड़ा सा मौसम ऊपर नीचे हुआ, कभी ठंडा मार देगा, कभी लू लग जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, होते रहता है ना ऐसा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग चीज है हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात रहा कि जब जान रहे हैं कि यार इम्यून सिस्टम हमको बचाता है, तो क्यों ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखा जाए। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे डाइट में क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही हर्ष, जिंक और विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कोई ऐसा फूड लें जिसमें जिंक और विटामिन सी भरपूर अमाउंट में हो। ठीक है, और ये सामान्यतः ग्रीन वेजिटेबल्स मिल जाता है, जिंक वगैरह। और जहां तक विटामिन सी का बात है तो मिल जाता है हमको साइट्रस फ्रूट से। ठीक है, तो इन सभी का सेवन करते रहना चाहिए। कोरोना काल में जिसका भी सेवन करने के लिए बताया गया था, वो सभी वैसे ही चीजें हैं जो जिसमें जिंक और विटामिन सी पाया जाता है, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग बीमार कम पड़ेंगे। ठीक है, इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट क्या है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इम्यून सिस्टम तो तभी ना एक्टिवेट होगा जब पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री मारे। WBC बाहर आकर के लड़ेगा थोड़े। WBC कब फाइट करेगा? जो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन जाएगा। ये थोड़ी है कि हमारे स्किन के ऊपर WBC तलवार लेके खड़ा है एकदम कि कोई आएगा काट देंगे उसको। ठीक है, तो WBC हमारे बॉडी के बाहर नहीं, बाहर से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, इम्यून सिस्टम तो हमारे बॉडी के अंदर हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर से हम लोग सोचना शुरू करते हैं। जिस जगह भी आप बैठे हुए हो, जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो, छत पर हो, चाहे घर में हो, चाहे स्टेशन पे हो, चाहे जहां भी हो आप, चाहे खेत में हो, या फिर हम इस क्लासरूम में, ठीक है, तो जहां भी हम हैं, वी आर सराउंडेड विथ लॉट्स ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, हम लोग पैथोजन से घिरे पड़े हैं, इसके बावजूद हम लोग बीमार नहीं पड़ते। कारण क्या? कारण है वो पैथोजन हमको बीमार तभी करेगा जब अपने टारगेट साइट तक पहुंचेगा। ठीक है, टारगेट साइट कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कोल्ड एंड कफ वायरस, तो कोल्ड एंड कफ वायरस उसका टारगेट साइट क्या हो सकता है? कहां पहुंचना चाहता होगा? लंग्स तक पहुंचना चाहेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना चाहेगा वो, है ना, और उसी को वो इन्फेक्ट करेगा। लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियल हो गया, जो भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा, उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, वैसे ही अगर पोलियो का बात करते हैं, पोलियो का वायरस किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? तो बच्चा जानते हो? पोलियो बोन को नहीं करता है, हर्ष, गलत बात। नर्वस, बिल्कुल सही, नर्वस सिस्टम को, हमारे न्यूरॉन को अफेक्ट करने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसका टारगेट कहां पहुंचने का रहेगा? हमेशा कि हमारे न्यूरॉन तक पहुंच जाए। तो हर एक पैथोजन का अपना एक टारगेट साइट होता है, वो उसी जगह पे जाके इन्फेक्शन करता है। जैसे सर्दी खांसी जब भी होता है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही होता है। किसी का कान में खोखी थोड़े हो जाता है कि कान से खोख रहा है, खो खो खो, कान से म्यूकस गिर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो एक टारगेट साइट उसका फिक्स है, वो उसी जगह पे ही उसको इफेक्ट करेगा, तो वो उस जगह पे पहुंचने का कोशिश करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? एम आई क्लियर ना? कि बाहर जो भी है, जस्ट इमेजिन कि हम लोग यहां पे हैं, अब बाहर कोई पैथोजन है जो हमारे बॉडी में किसी जगह पे पहुंचने का कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जो सुरक्षा चक्र होगा वो क्या है हमारे शरीर में, जो उसको रोकने का काम करेगा? नहीं, सबसे पहले WBC नहीं है राजीव, बिल्कुल सही धर्म।
दैट इज आवर स्किन। द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज आवर स्किन, आवर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, आवर एपिडर्मिस, हमारा स्किन, ठीक है। स्किन एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे हम। एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस कितना होता है? नहीं होता है, बिल्कुल सही, नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अगर होता स्पेस तो क्या हो सकता था? वहां से एक से लेजर रहता, बीच में गैप रहता, तो वहां से पैथोजन एंट्री मार देता ना, ठीक है। तब पैथोजन एंट्री ना मारे, घुस ना जाए, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड होता है। इस प्रकार से स्किन टाइटली पैक किए हुए है। अगर ये ओपन रहता तो सब तरफ से पैथोजन एंट्री मार देता, लेकिन पैथोजन एंट्री नहीं मार रहा, तो सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र तो बाहर में लगल है। ये बाहर में कितना पैथोजन को रोक के रख लिया है, ठीक है। ऊपर से हमारा जो ये कुछ ग्लैंड होता है, सेवियस ग्लैंड होता है, जो वाल वगैरह सेक्रेट करते रहता है ना। हमारे स्किन के ऊपर कुछ बैक्टीरिया, नेचुरल बैक्टीरिया पाए जाते हैं हर एक के स्किन के ऊपर, ठीक है, सिम्बायोटिक रूप से। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शायद आप जानते होंगे। सिम्बायोसिस क्या होता है? एल्गी और लीचेन का सर, एल्गी और फंगस का रिलेशन। एल्गी और फंगस का एक एग्जांपल हो गया वो, यानी कि वैसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हो, दोनों को फायदा हो रहा हो, ठीक है। तो अगर वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी सरफेस पे रहता है तो उससे उसको भी फायदा है और थोड़ा बहुत हमको भी फायदा है। उसको फायदा ये है कि भाई यहीं पर बैठल तो उसको खाना पानी सब मिल जाता है, रहने का जगह मिल जाता है। और हमको फायदा ये है कि अगर वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी सरफेस पे रह रहा है तो इस बॉडी सरफेस को अपना वो घर समझता है, ठीक है। और उसके घर में कोई एंट्री मारना चाहेगा तो बैक्टीरिया चाहेगा कि हम उसको घुसे दे, अंदर में घुसने देगा है ना। इस प्रकार से वो जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी सरफेस पर रहते हैं, वो पैथोजेंस को एंट्री करने से रोकते हैं। यहां से क्लियर? सब जगह तो स्किन नहीं, कहीं कहीं ओपनिंग भी है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल आंखों में, चश्मा हटा देते हैं, आंख में चमड़ा लगल है, आंख में स्किन है क्या? आंख में स्किन है भी तो वो आईलिड के रूप में, जिसको हम लोग खोल के रखते हैं, ठीक है। आंख में जो स्किन का लेयर है आईलिड, उसको हम लोग खोल के रखते हैं। नेसल कैविटी हो गया, सुरंग एकदम लंग्स तक पहुंच जाता है। जो हमारा माउथ हो गया ये एकदम से, ठीक है। ईयर हो गया, ये सब ओपनिंग्स है ना। एनल कैनाल हो गया, एनस, तो ये सब ओपनिंग है। तो क्या इन ओपनिंग्स पे उन पैथोजन की नजर नहीं पड़ती होगी? कह रहे इनमें से कहा है घुस रहा है भाई, चलो नक्के से घुस जाते हैं, चलो अखिए से घुस जाते हैं, चलो मुंह से घुस जाते हैं। सोचता होगा ना वो लोग भी, वो लोग कहीं से एंट्री मारना है, कहीं से भी एंट्री मारना है, ठीक है। गेट बंद है तो जहां पे दीवार टूटा हुआ है, खिड़की उखड़ा हुआ है, वो जैसे घुसना चाहेगा समझे यहां तक? तो वो आंख से एंट्री मार सकता है। लेकिन हमारा बॉडी भी तो ऐसे ही कुछ डिजाइन किया गया है ना। हमारे बॉडी के वास्तु को भी पता है कि भाई यहां से पैथोजन एंट्री मार सकता है। तो आंख में भी कुछ व्यवस्था करके रख दिया गया है ताकि पैथोजन को रोक दिया जाए। तो बता सकते हो क्या है वो व्यवस्था हमारी आंखों में जो पैथोजन को एंट्री करने से रोकेगा? आंसू, हमारे टीयर्स, है ना। हमारे टीयर्स सिर्फ रोने के लिए नहीं बनाया गया किसी की यादों में, है ना। ये टीयर्स बनाया गया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारी आंखों को, उसको मॉइस्ट रख सके, उसको गीला रख सके, ठीक है। टीयर्स में एक एंजाइम होता है, ठीक है, एसिड नहीं होता है, ये होता है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है। आंख में एसिड होगा हर यार, नाम दबाओगे तुम। लाइसोजाइम होता है आंखों में, ठीक है। ये किल करता है बैक्टीरिया वगैरह को। इस प्रकार से वहां का तो सुरक्षा हो गया भाई। माउस के थ्रू अगर एंट्री मारना चाहे कोई,
जैसे मुंह से हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, चिंगम चबाते हैं, टॉफी खाते हैं, कुछ। तो अगर माउस के थ्रू एंट्री मारना चाहे तो वहां पे क्या है प्रोटेक्शन के लिए? सलाइवा, बिल्कुल सही। अब आप लोग जा रहे हैं सही रास्ते पे, ठीक है। सलाइवा है जो प्रोटेक्ट करता है, सलाइवा किल करता है उन सारे माइक्रोब्स को। सारे माइक्रोब्स को सलाइवा किल नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग बहुत देर तक मुंह में किसी चीज को नहीं रखते, ठीक है। तो अगर सलाइवा के थ्रू जो मरा सो मरा, अगर कुछ बचल रह गया ना तो पहुंच जाता है कहां? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में? स्टमक, स्टमक में। और उस स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है, कुछ बच्चे नाम ऊपर में ही लिख दिए थे। उस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे गधा, पिटवाओगे तुम, ठीक है, समझे? क्लियर? तो HCl उन सभी को किल कर देता है, तो इधर भी प्रोटेक्शन का काम हो गया। नोज में या फिर ईयर में म्यूकस का छोटा छोटा लेयर रहता है, उस म्यूकस में वो पैथोजन चिपक जाते हैं, इस रास्ते के थ्रू भी एंट्री वो नहीं मार सकता, ठीक है। तो जितना भी ओपनिंग है, सभी ओपनिंग में कुछ न कुछ पहरेदार बिठा दिया गया है जो उन पैथोजन को एंट्री लेने से रोकेगा, ठीक है। कई बार होता है कि इंजरी हो जाती है, कभी कट फट गया है ना, कभी कट जाता है ना ऐसे। अगर कट गया, जख्म हो गया, वुंड हो गया, इंजरी हो गई, तो उस इंजरी वाले जगह से, उस वुंड वाले जगह से एक रास्ता खुल जाएगा उन पैथोजेंस के लिए। तो कहीं भी जख्म है, कहीं भी कटा फटा जगह है, तो वहां से एक रास्ता ओपन हो गया ना, ताकि पैथोजन वहां पे जा सकता है, ठीक है। तब उस पैथोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ, कोई क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, डेटॉल से साफ करते हैं, सेवलॉन से साफ करते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं, हैंडी प्लास लगा लेते हैं, कुछ भी, तो उसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं, समझे यहाँ तक? और हमारे बॉडी का भी सिस्टम है कि अगर वहां कट फट जाता है तो तुरंत ब्लड क्लॉट होकर के उसको रिपेयरिंग का काम चालू कर देता है, उसको ओपन बहुत देर तक वो रहने नहीं देता। देखें ये सब चीज, तो ये सब प्रोटेक्शन का तरीका है बाहरी रूप से। इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि हम लोग बीमार पड़ते हैं, इतना सुरक्षा चक्र होने के बावजूद, इतना सुरक्षा चक्र होने के बावजूद भी पैथोजन एंट्री मार देता है, ठीक है। कैसे मार देता होगा इतना तगड़ा सुरक्षा होने के बावजूद? एक उदाहरण से समझते हैं इसको हम लोग। जैसे हमारे बॉडी को मान लेते हैं अपना इंडिया, हमारा बॉडी हमारा इंडिया हो गया। इंडिया का जो भी बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पे एक खास तरह का फोर्स तैनात होता है, उसका एक नाम है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, जो उस बॉर्डर का सुरक्षा करने का काम करता है। क्लियर यहां तक? वो बिल्कुल तैनात हैं, उनके काम पे हम एक पैसे का संदेह नहीं कर सकते। इसके बावजूद हमारे ताज पे हमला हुआ, हमारे संसद तक हमला हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? क्या उनसे कोई चूक हुई या कोई और रास्ता वो लोग खोज लिया था? ठीक है, इसके बावजूद एंट्री होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इतनी सुरक्षा के बावजूद कुछ पैथोजन कहीं ना कहीं से एंट्री मार देते हैं। कुछ एंट्री मारते हैं किसी के थ्रू, जैसे इतना सुरक्षा चक्र लगा हुआ है और एक मच्छर आया और प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर डाल के भाग गया, हो गया ना एंट्री। तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एकदम आमने सामने फेस टू फेस फाइट हो, और उस फेस टू फेस फाइट में मैक्सिमम को रोक लिए, दो चार गो साइड से कोना से निकल करके भाग जाएगा, जो लड़े के चक्कर में ना है और अंदर घुसे के चक्कर में है, ठीक है। जैसे हमारे फौजी लड़ रहे हैं, हमारे फौजियों की संख्या 100 है, सामने से 500 आया, तो हमारे 100 उन 400 से लड़ रहे हैं, एक 4 को मार रहा है। इसके बावजूद 2 4 5 पॉसिबल है ना कि कुछ अंदर तक एंट्री मार दे, हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके कुछ अंदर तक आ जाए। डायरेक्ट संसद नहीं पहुंच जाएगा वो, लेकिन कुछ अंदर तक तो आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सुरक्षा के बावजूद कहीं ना कहीं से कुछ पैथोजन एंट्री मार देते हैं, ठीक है। और जब अगर एंट्री मार ही दिया है, तब अंदर में आता है हमारा अगला सुरक्षा चक्र, हमारा इम्यून सिस्टम।
हमारा WBC। ठीक है, इन सभी चक्र को पार करने के बाद, इन सभी सुरक्षा चक्र को पार करने के बाद अगर पैथोजन अंदर आता है तब हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू करता है। और वो इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे भी WBC हैं जो एकदम से मार देने में यकीन रखते हैं, डायरेक्टली पकड़ते हैं, उसको खा जाते हैं। नाम बता सकते हो? किसी का वो पांचों ठीक है। पार्ट हाँ, उन 5 में से 3 होता है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और टी लिम्फोसाइट, है ना। ये फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा एक ऐसा होता है जो उसको मारने पीटने में विश्वास नहीं है, वो एक केमिकल तैयार करता है, उस केमिकल से उसको किल करने की कोशिश करता है। नाम है उसका बी लिम्फोसाइट। कौन सा केमिकल बनाता है वो? एसिटिलीन। एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी बनाता है बालक, है ना। तो एंटीबॉडी बना करके वो किल करने का काम करता है। कुछ डायरेक्टली उसको अटैक करके इनगल्फ कर लेते हैं, किल कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे WBC सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब देखा जाए, 2 कंडीशन हो सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर होने का। पहला कंडीशन ये कि WBC की तादाद ही कम रहे, उनकी संख्या कम, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा ना। अगर WBC की संख्या ही कम है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि WBC तो भरपूर अमाउंट में है, जितना होना चाहिए, लेकिन वो कैपेबल नहीं है फाइट करने में। इन दोनों कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का तरीका भी हम लोग देखें कि आप हमारे अपने डाइट में जिंक और विटामिन सी भरपूर अमाउंट में होना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, ताकि हम लोग अंदर से भी फिट एंड फाइन रह सकें। क्लियर है बात? तो इतना सब कुछ करते हैं, इतना सब प्रोटेक्शन का लेयर है जो हमको बचाने का काम करता है। यही कारण है कि हम लोग रोज, पर डे, पर मिनट, पर सेकेंड बहुत सारे पैथोजन से हमारा आमना सामना होता रहता है। जितना बार हम मुंह खोल रहे होंगे बोलने के लिए, सांस ले रहे होंगे, कुछ पैथोजन एंट्री मार रहा होगा। ठीक है, हमेशा टकटक लगाए हुए कब कहां से घुस जाए, इसके बावजूद लोग बीमार नहीं पड़ते। ठीक है, समझे? क्योंकि ये सारा सुरक्षा चक्र है जो हमको बचाए हुए है। इसके बावजूद भी कभी कभार बीमार पड़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आप अगले दिन देखेंगे कि उसके बाद भी हम लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं, टारगेट साइट तक कैसे पहुंच जाता है वो पैथोजन, और पहुंचने के बाद वो क्या करता है। ठीक है, फिर हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड देता है, रिस्पॉन्ड देने के बाद हम लोग को क्या महसूस होता है, और फाइनली हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करता है। वायरस वैसे एंट्री करता है बच्चा लोग, ठीक है, सब वैसे एंट्री करता है। सबका एंट्री का बात हम लोग करेंगे एक दिन में, अगले सोमवार को। तो टेक केयर इशू, तब तक थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना, है ना।